प्रिय छात्र छात्राओं, अभिभावकों और विद्यालय परिवार से जुड़े हुए समस्त लोगों, मैं सुबह का आपको नमस्कार करता हूं। तो देखो, आज हम एसकेएम ऑनलाइन क्लासेस में कवि सेनापति जी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे उनका साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय। तो देखो, कवि सेनापति जी के बारे में पहले मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि कवि सेनापति रीतिकाल के कवियों में गिने जाते हैं। तो देखो, वैसे रीतिकाल का दौर है वो कब से कब तक माना जाता है, इसको मैं पहले स्पष्ट करना चाहता हूं। देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि लगभग 1000 के आसपास, और वैसे विक्रम संवत माने तो 1050 के आसपास कह सकते हैं आदिकाल का दौर शुरू होता है। अर्थात हिंदी का जो दौर है वो मान लो मैं बताता हूं। पहले आता है आदिकाल, और आदिकाल में आता है लगभग 1050 से 1350 के आसपास। 1050 विक्रम संवत से 1350 विक्रम संवत के आसपास लगभग, कहने का मतलब आदिकाल आता है। अब देखो, आदिकाल के बाद आता है भक्ति काल, जिसके बारे में मैं आपको दो साहित्यिक परिचय, जिनमें कह सकते हैं सूरदास और तुलसीदास जी के बारे में बता चुका हूं। ये 1350 से विक्रम संवत से कह सकते हैं कि 1350 से 1700 के आसपास, कह सकते हैं विक्रम संवत के आसपास तक का दौर है, वो कहने का मतलब है कि भक्ति काल का दौर माना जाता है। तो अब जो कह सकते हैं कि जैसे मान लो इनमें से 57 वर्ष घटा देते हैं तो लगभग 1643 कहने का मतलब है कि विक्रम संवत माने तो कह सकते हैं 1700, और कह सकते हैं ईस्वी संवत माने तो 1643 के आसपास का दौर है, वो कौन सा दौर माना जाता है? रीतिकाल। तो देखो, वैसे रीतिकाल की, अब रीतिकाल को भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसके भी 3 अलग अलग श्रेणियां या भाग माने जाते हैं, जिनमें कह सकते हैं कि रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, कह सकते हैं रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो देखो, ध्यान से मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में गिने जाते हैं। कौन? कवि सेनापति। तो स्पष्ट समझ में आया होगा कि कवि सेनापति रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में गिने जाते हैं। अब देखो, इनके जन्म के बारे में, देखो इनके जन्म के बारे में स्पष्ट उल्लेख मान लो मैं बताता हूं कि इनका जन्म 1616 विक्रम संवत के आसपास माना जाता है। और वैसे कह सकते हैं कि मान लो इनमें से 57 वर्ष घटाएं तो 1500 कह सकते हैं 59 के ईस्वी, कहने का मतलब है 1559 के मान लो। तो अब देखो, इनका जन्म सन 1600 विक्रम संवत और 1559 है, वो ईस्वी संवत है। अब स्थान अनूपगढ़, जगह का नाम या ग्राम का नाम, गांव का नाम है अनूपगढ़, जिला बुलंदशहर, जो यूपी के अंदर आता है। अब देखो, ये वैसे भी शुरुआत से बाल्यावस्था से ही प्रतिभाशाली थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके पिता या कह सकते हैं दादा सभी वैसे कह सकते हैं पैतृक तौर से मानो कह सकते हैं कि मानो इनको शास्त्रीय ज्ञान बड़ा अच्छा था, कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी इनको शैक्षिक या शास्त्रीय ज्ञान बहुत अच्छा था। तो मानो कह सकते हैं कि इनके पिता का नाम है गंगाधर दीक्षित और इनके दादाजी का नाम है परशुराम दीक्षित, और वैसे कह सकते हैं इनके गुरु का नाम है हीरामणि दीक्षित। देखो, दीक्षित गोत्रीय परिवार से आते हैं, कहने का मतलब ये दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण थे। कह सकते हैं कि कवि सेनापति दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण थे। देखो, यहां तीनों में दीक्षित आता है, कहने का मतलब इनके पिता का नाम गंगाधर दीक्षित, दादाजी का नाम परशुराम दीक्षित और गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित। तो वैसे यहां इससे भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि इनका वैसे
मान लीजिए कि इनको पीढ़ी दर पीढ़ी जो शिक्षा, वैसे कह सकते हैं पैतृक शिक्षा ही मिली हुई है। कहने का मतलब इनको विरासत में प्राप्ति है, इनके लिए वैसे इसको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत पड़ी नहीं है, तो इसलिए कह सकते हैं। और वैसे कह सकते हैं ये दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण माने जाते हैं। देखो अब फिर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि इनके नाम के बारे में। देखो कवि सेनापति के नाम के बारे में कि इनका नाम मूल नाम सेनापति है या नहीं है, ये नाम मूल नाम है या नहीं है, या फिर इनका जो सेनापति नाम है कहीं उपाधि है, तो भी स्पष्ट ज्ञात नहीं है। कहने का मतलब वैसे इनको साहित्यिक जगत में एक सेना के सेनापति जैसे मान लो अपनी सेना को सही तरीके से मजबूती प्रदान करता है, इसी तरह से इन्होंने साहित्यिक जगत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसलिए इनको शायद लगता है कि इनको कहीं उपाधि भी दी हुई है सेनापति की, इसलिए इनके बारे में जन्म के मूल नाम के बारे में और कह सकते हैं या फिर उपाधि है, इनके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट प्रमाण मिला नहीं है कि शायद ये इसका मूल नाम है या फिर साहित्यिक उपाधि है। वैसे भी कह सकते हैं कि इन्होंने काव्य जगत में हालांकि कोई ज्यादा रचनाएं गिनती में नहीं लिखी हैं, लेकिन 2 रचनाओं के माध्यम से ही साहित्य जगत में अपना कह सकते हैं मानो आधार तय कर लिया या कह सकते हैं श्रेष्ठता साबित कर दी। अब देखो यहां, अब फिर मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं, इनको रीतिकाल का कवि तो कहा जाता है, क्योंकि वैसे कोई कह दे कि रीतिकाल का दौर तो आप कह सकते हो लगभग 1643, और यहां तो देखो पहले इनका जन्म, लेकिन ध्यान देवें जब एक दौर समाप्त होता है दूसरा दौर चालू होने से पहले उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। भाई जैसे मान लो एक काल पूर्ण होता है दूसरा काल चालू होता है, तो एक काल का समापन और दूसरे काल के चालू होने के जो पूर्व आभास प्राप्त हो जाते हैं उस काल को कहते हैं संधि काल, अर्थात 2 चीजों को, 2 कालों को, 2 युगों को जोड़ने वाला। इसलिए यहां भक्ति काल और रीति काल के संधि कवि कहा जाता है, किसको? कवि सेनापति को, क्योंकि भक्ति काल का दौर उस समय पूर्ण हो जाता है और या पूरा होने के कगार पर है, और रीति काल शुरू होने के आप जानते हो कि लगभग आधारशिला तैयार हो जाती है। इसलिए इस कवि सेनापति को भक्ति काल और रीति काल का एक संधि कवि या 2 युगों को जोड़ने वाले दौर के समय का कवि कहा जाता है। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कवि सेनापति हैं वो भक्ति काल और रीति काल के कह सकते हैं संधि काल के कवियों में गिने जाते हैं। अब ध्यान देवें, ये रीति काल में वैसे आपको मैं स्पष्ट पहले भी कह चुका हूं संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। कहने का मतलब संस्कृत के प्रकांड विद्वान, इन्होंने कह सकते हैं इनके पिता इनके दादाजी वैसे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, और संस्कृत मानो इनको एक तरह से कह सकते हैं विरासत में प्राप्त हुई है। भाई पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक जो कह सकते हैं, मानो एक किसान के पुत्र, एक वणिक के पुत्र या अन्य किसी व्यक्ति जाति विशेष वर्ग विशेष के लोगों को जो मानो पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्राप्ति होती है, इसी तरह से यहाँ कह सकते हैं कि मानो यहाँ परशुराम जी इनके दादाजी भी कह सकते हैं संस्कृत के प्रकांड विद्वान, इनके पिता गंगाधर दीक्षित भी कह सकते हैं संस्कृत के प्रकांड विद्वान। तो मानो यहाँ पर कह सकते हैं इनको संस्कृत है वो कह सकते हैं विरासत में प्राप्त हुई है। फिर देखो इनकी वैसे 2 रचनाएं मैं आपको पहले स्पष्ट कर चुका हूं, ज्यादा रचनाएं नहीं है, मात्र 2 रचनाएं हैं। देखो 2 रचनाओं में आता है कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर यानी इनकी एक जो प्राप्य रचना या प्राप्त रचना, अभी जैसे हम मान लो इनकी 2 रचनाओं को पढ़ना चाहें तो ध्यान देवें काव्य कल्पद्रुम है वो अप्राप्य है। कहने का मतलब प्राप्त उनकी प्रति नहीं मिल सकती है, इसलिए उसको अप्राप्य माना जाता है, जबकि कवित रत्नाकर है वो प्राप्य या प्राप्त रचना मानी जाती है। ध्यान देवें इसमें 5 तरंगे व 354 छंदों का प्रयोग किया गया है। किस रचना में? कवित रत्नाकर में। और मैं आपको पहले स्पष्ट कर चुका हूं काव्य कल्पद्रुम है वो अप्राप्य ग्रंथ है।
अप्राप्य का मतलब जिसके बारे में हमें प्रति प्राप्त नहीं हो सकती, या जिसकी क्या लिखा हुआ है उसकी हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए इस रचना को हम क्या कह सकते हैं, अप्राप्य कहते हैं, अर्थात ये अभी प्राप्त नहीं है। अब देखो, जैसे आपने पढ़ा कि सूरदास या फिर तुलसीदास, सूरदास जैसे आपने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण का भक्त थे, आपने तुलसीदास जी के पढ़ा कि वो राम भक्त थे, इसी तरह से यहाँ कौन, कवि सेनापति किसके भक्त माने जाते हैं, राम भक्त कवि माने जाते हैं। ध्यान देवें, पहला पाठ जैसे आपने पढ़ा था, पहला अध्याय आपने पढ़ा था, उसमें सूरदास जी के बारे में पढ़ा था, उसकी भाषा थी ब्रज भाषा। कौन सी भाषा थी, ब्रज भाषा। और फिर आपने पढ़ा तुलसीदास, तुलसीदास की वैसे तो ब्रज और अवधी दोनों हैं, लेकिन रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर आता है तीसरा पाठ या तीसरा अध्याय, जिसमें आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कवि सेनापति हैं और उनकी साहित्यिक भाषा है वो कौन सी भाषा मानी जाती है, ब्रज भाषा। तो ध्यान देवें, फिर ध्यान दें, पहले सूरदास है वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तुलसीदास है वो फिर राम भक्त हैं, और यहां कह सकते हैं कि सेनापति, कवि सेनापति है वो किसके भक्तों में माने जाते हैं, राम भक्त कवि। और वैसे मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, ज्यादातर राम भक्त कवियों की भाषा है वो अवधी मानी जाती है, जबकि यहां किसकी, कवि सेनापति की ब्रज भाषा मानी जाती है। कहने का मतलब ये ब्रज भाषा के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। अब ध्यान देवी, वैसे इन्होंने अलंकार संप्रदाय का खूब कह सकते हैं समर्थन किया है, अलंकार संप्रदाय का मानो उन्होंने कह सकते हैं अनुसरण किया है, और विशेष रूप से एक अलंकार जिसका नाम आता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, किसी एक शब्द के चिपक कर उसका दूसरा अर्थ निकलता है, फिर दूसरे के साथ चिपक कर उसका दूसरा अर्थ निकल जाता है। कहने का मतलब कह सकते हैं कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल करके अनेक जगह पर प्रयुक्त होने के कारण उसको चिपकना कहते हैं। और यहां श्लेष अलंकार, विशेष रूप से कवि सेनापति को कौन सा अलंकार सर्वप्रिय है, श्लेष अलंकार। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, श्लेष अलंकार वो अलंकार है जिसके एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं और अपनी अपनी जगह अलग अलग प्रयुक्त होकर के अलग अलग अर्थ निकलने के कारण इनको कह सकते हैं वैसे चिपकना, और चिपकने के कारण इसको श्लेष अलंकार कहते हैं। तो यहां मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इनको सर्वाधिक प्रिय, सबसे प्रिय या सबसे महत्वपूर्ण अलंकारों में नाम आता है वो कौन सा आता है, श्लेष अलंकार। वैसे सर्वप्रिय, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विशेष रूप से अलंकारों में हम जैसे ऋतु वर्णन पढ़ेंगे, हम जैसे मान लो ऋतु वर्णन का इस पाठ में पढ़ेंगे, तो ऋतु वर्णन में हम जानेंगे कि इन्होंने श्लेष अलंकार का खूब अच्छा प्रयोग किया है। जहां पर मान लो गर्मी अर्थात कह सकते हैं ग्रीष्म ऋतु के साथ साथ इन्होंने वर्षा ऋतु का, और वर्षा ऋतु के साथ साथ इन्होंने ग्रीष्म ऋतु का, एक ही शब्द में दो दो ऋतुओं का वर्णन करने के कारण वैसे कह सकते हैं इनको सर्वाधिक प्रिय अलंकारों में नाम आता है श्लेष अलंकार। वैसे कह सकते हैं कि साधारण शब्दों से भी विशेष बनाने में प्रवीण हैं, इसलिए इनको कह सकते हैं इन्होंने अलंकार संप्रदाय का खूब अच्छा प्रयोग किया है, क्योंकि अलंकार संप्रदाय में मानो एक साधारण शब्द से विशेष अर्थ निकाल देते हैं, इसीलिए कह सकते हैं कि इन्होंने अलंकार संप्रदाय का खूब अच्छा समर्थन किया है या पक्ष लिया है। ध्यान देवें, इन्होंने वैसे मैंने आपको बताया कि ये संस्कृत के भी कह सकते हैं विरासत में मिली हुई भाषा है, क्योंकि इनके दादाजी, इनके पिताजी वैसे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इनकी साहित्यिक भाषा है, मैं आपको पहले बता चुका हूं ब्रज भाषा है। फिर भी इन्होंने उस जमाने की मुगल कालीन अर्थात मुगल काल में सर्वाधिक राजकाज में भाषा है वो फारसी भाषा प्रयुक्त की जाती थी, तो वैसे फारसी भाषा का भी इन्होंने खूब शब्दों का प्रयोग किया है। तो कह सकते हैं इनके साहित्यिक भाषा में अर्थात ब्रज भाषा में फारसी भाषा के भी खूब शब्द प्रयोग किए हैं या फारसी भाषा का भी खूब समन्वय किया है, इसलिए कह सकते हैं इन्होंने फारसी भाषा का भी खूब अच्छा प्रयोग किया है, क्योंकि उस काल में मुगल काल में कह सकते हैं राजकीय भाषा या कह सकते हैं राजभाषा मानी जाती थी। अब देखो, इन्होंने अपनी साहित्यिक भाषा में, मैं आपको अलंकार के बारे में बता चुका हूं श्लेष अलंकार, इनकी भाषा बता चुका हूं ब्रज भाषा, तो साथ ही साथ इन्होंने ओज गुण व प्रसाद गुण,
ओज गुण का मतलब जहां पर वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस अर्थात वीर साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, वहां पर ओज गुण पाया जाता है। तो इनकी रचना अर्थात चाहे वो मान लो कवित्र रत्नाकर हो या काव्य कल्पद्रुम, वैसे मैं बता चुका हूं ये काव्य कल्पद्रुम अप्राप्य हैं, फिर भी इन्होंने जो कह सकते हैं अपनी साहित्यिक भाषा में, ब्रज भाषा में इन्होंने ओज गुण व प्रसाद गुण, प्रसाद गुण में सामान्यतः सीधा सीधा अर्थ प्रकट हो जाता है, तो वैसे कह सकते हैं इन्होंने ओज गुण व प्रसाद गुण का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। जैसे आपको मैं बता चुका हूं कि तुलसीदास ने मानो वात्सल्य रस का प्रयोग, और वात्सल्य रस में वैसे कह सकते हैं माधुरी गुण आता है। इसी तरह से कह सकते हैं प्रभु श्री राम और जैसे कह सकते हैं लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद होता है, वहां पर कह सकते हैं वीर रस का या रौद्र रस का प्रयोग किया गया, वहां पर ओज गुण आता है। इसी तरह से यहाँ कवि सेनापति जी ने भी ओज गुण का अच्छा प्रयोग किया है, और कह सकते हैं साथ ही साथ ओज गुण के साथ साथ इन्होंने प्रसाद गुण का भी, जिससे स्पष्ट आसानी से अर्थ समझ में आ जाता है, वहां प्रसाद गुण पाया जाता है। तो कह सकते हैं प्रसाद गुण का भी अच्छा प्रयोग किया है, या कह सकते हैं अच्छा मानो कह सकते हैं गुणों की प्रधानता मानी जाती है। अब ध्यान देवें कि कवि सेनापति, वैसे मैं आपको स्पष्ट पहले भी बता चुका हूं कि इनका दौर है, वैसे कह सकते हैं कि मानो रीति काल के वैसे कवि माने जाते हैं, फिर भी कह सकता है यानी कहा जा सकता है कि ये भक्ति काल और रीति काल के प्रमुख संतों में या कह सकते हैं कवियों में गिने जाते हैं। तो मैं स्पष्ट आपको बताना चाहता हूं कि वैसे कवि सेनापति जो साहित्य जगत में एक सेना के सेनापति के तौर पर, जैसे सेना के सेनापति छोटे छोटे या सामान्य सैनिकों को भी कठोर या मजबूत बना देते हैं, इसी तरह से कवि सेनापति भी ऐसे हैं जो मानो अपने छोटे से छोटे शब्दों को, सामान्य शब्दों को साहित्य जगत में विशिष्ट स्थान दिला देते हैं। और उनमें एक अलंकार का नाम मैं आपको पहले स्पष्ट कर चुका हूं, वो है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार का सर्वाधिक या सर्वप्रिय अलंकार माना जा सकता है। तो वैसे कह सकते हैं ये कवि सेनापति का साहित्यिक परिचय है। विशेष रूप से ध्यान देवें इनकी दो रचनाएं, और विशेष नाम याद रखना है, कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित्र रत्नाकर हैं वो प्राप्य हैं, और कह सकते हैं इनमें यह भी मैं बता चुका हूं कि 5 तरंगे व 354 छंदों का प्रयोग किया गया है, जबकि काव्य कल्पद्रुम है वो अप्राप्य हैं। अप्राप्य का मतलब उसकी प्रति प्राप्त नहीं है। तो मैं स्पष्ट एक बार पुनः बताना चाहता हूं कि दो रचनाएं हैं, कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। तो इस तरह से कवि सेनापति का ये साहित्य परिचय है, और विशेष रूप से इन्होंने ऋतु वर्णन अर्थात वैसे जो हमारी जो भारतीय कह सकते हैं 6 ऋतुएं हैं, उनमें इन्होंने ऋतुओं का वर्णन बहुत ही अच्छे मार्मिक तरीके से किया है। तो इस तरह से हम आज के इस अध्याय में यही जानेंगे कि कवि सेनापति का परिचय कैसा है या क्या है। और मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहूंगा कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान देवें। धन्यवाद।